आदाब अस्सलाम, मैं सैफुल इस्लाम आप तमाम दर्शकों का अहवाले दुनिया की ख़ास पेशकश नेताजी के अगले एपिसोड में स्वागत करता हूँ। आज हमसे ख़ास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमर कमाल साहब, जो कि शिबली कॉलेज के छात्र अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब इन्होंने जो एक अपना नया सियासी कदम रखा है वो AIMIM से सदर से आजमगढ़ से ये प्रत्याशी हैं। तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम अहवाले दुनिया के तमाम साइकिन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनको सलाम अर्ज़ करता हूं, और आपका भी सैफुल इस्लाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको वक्त दिया। कमर कमाल साहब, बड़ा सवाल ये है कि आपने AIMIM को ही क्यों चुना? और भी ऑप्शन थे आपके सामने। जी, मैं जानता था कि आपका पहला सवाल या इस तरीके के सवालात होने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं उस इदारे से निकला हूं जिस इदारा का नाम, जिस इदारे की वजह से आज पूरे आजमगढ़ को जाना और पहचाना जाता है। इससे आप इनकार भी नहीं कर सकते, ना ही आजमगढ़ का कोई शख्स इससे इनकार कर सकता है। उस इदारे से हर साल, चूँकि हम लोग छात्र संघ से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं साबिक सदर रह चुका हूँ तलबा यूनियन का शिबली कॉलेज में 2017 में मैं मुंतखब हुआ था। तो 2017 और उससे पहले चूँकि 1974-75 के दौर से लगातार इलेक्शंस हो रहे हैं और हर साल कोई ना कोई एक छात्र संघ, एक मंत्री, एक छात्र संघ अध्यक्ष मिलता है। और उन तमाम लोगों को मैंने देखा कि वो तमाम लोग फर्जी सेकुलरवाद के चक्कर में पड़कर अपने आप को भी तबाह कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी तबाह कर लेते हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता। रहा सवाल MIM का, तो इसमें नो डाउट कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसी शख्सियत आज के वक्त में एज ए पॉलिटिकल लीडर पूरे हिंदुस्तान में आपको कोई नज़र नहीं आएगा। चाहे वो मुसलमानों के मसले की बात हो, चाहे वो दलितों के मसले की बात हो, चाहे वो मजलूमों के मसलों की बात हो, चाहे वो शोषितों के मसले की बात हो, जिसके ऊपर भी जुल्म हुआ हो, जिसके ऊपर भी किसी ऐसी तरीके की कोई दुर्घटना हुई हो या घटना हुई हो जिससे ये लगे कि नहीं ये इंसानियत का कत्ल हुआ या इंसानियत की बात हो रही है, तो वो काम अगर कोई कर सकता है या कर रहा है या करते चले आ रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो कि इस पार्टी के कौमी सदर हैं। उनसे मुतासिर हूँ, उनकी नीतियों से मुतासिर हूँ, तो मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही हूँ। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को फ़ायदा पहुंचाते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने भड़काऊ भाषणों द्वारा और वोट का बिखराव करके भाजपा को फ़ायदा पहुंचाते हैं। कहाँ तक सहमत हैं आप? कहा तो ये भी जाता है कि ओवैसी साहब की जनसभाओं में भीड़ तो होती है लेकिन वोट नहीं, कहा जाता है ना। बिल्कुल। तो क्यों कहा जाता है भाई? जब हम भड़काते हैं तो वोट क्यों नहीं कर्मठ होते? और दूसरी चीज़, हम बीजेपी को अगर फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो आप जो लोग ये कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं या बीजेपी की B टीम है, तो आप बताएं कि A टीम कौन है? A के बाद ही B आएगा, A के बाद ही तो B आएगा। खुद बीजेपी है ना, बीजेपी तो है ही है, तो बीजेपी की B टीम कैसे MIM होगी? A कहाँ गया? A तो होगी कोई टीम। तो आप किसको समझते हैं? A कौन है आपके मुताबिक? कौन है? हमारे मुताबिक तो वो सारे लोग हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े तो कोई बात नहीं, शिवपाल यादव जी पार्टी बना के चुनाव लड़े तो कोई बात नहीं, बहुजन समाज पार्टी जो आज के वक्त में जनाधार खो चुकी है वो चुनाव लड़े तो कोई बात नहीं, वो ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव लड़े तो कोई बात नहीं, चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़े कोई बात नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़े तो पोलराइजेशन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़े तो बीजेपी का फायदा। अरे भाई, ये मानसिकता आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा 2-4 दशक पहले लेकर जाना चाहता हूँ। जब बीजेपी का वजूद हुआ 1980 में, तो पूरे हिंदुस्तान से जब उनकी पहली जो सीट थी वो हमारे पूर्वांचल से ही निकली थी। कोई वर्मा जी थे, उनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, वो पहले सांसद हुए थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ये 2 सांसद हुए थे। उस वक्त हम तो नहीं थे, हमारा वजूद तेलंगाना तक था, मुस्लिम लीग का दौर था, मुस्लिम लीग ख़त्म हुई 1976 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से सालार मिल्लत ने इसकी बुनियाद रखी। वो बहुत तारीखी चीज़ें हैं। तो उस वक्त हम तेलंगाना में थे, यहाँ तो नहीं थे। अब आप ये सोचिए 1980-82 के बाद से आज 2022 चल रहा है, लगभग 40 साल का वक्फा गुजर चुका है। इन 40 सालों में बीजेपी ने अगर ग्रोथ किया है तो मुसलमानों की बदौलत किया है? आप बताइए हमको, मुसलमानों की बदौलत किया है या इनके खुद जो बेस वोटर हैं, कोर वोटर हैं, उनकी बदौलत किया है?
मुसलमान ने, मैं तो नहीं जानता कि हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा मुसलमान होगा, ज़मीर फरोश मुसलमान होगा, उसके अंदर ईमान का जर्रा बराबर भी कोई एक हिस्सा नहीं होगा जो बीजेपी के साथ होता हो या बीजेपी को वोट करता हो। या आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। हमने तो कभी बीजेपी को वोट किया नहीं, वोट आप करते हैं। मैं मिसाल दे दूं, 2014 का इलेक्शन होता है, वो लोकसभा का, हम नहीं चुनाव लड़े, नहीं ना लड़े, बीजेपी कैसे आई, इसका भी तो जवाब मिलना चाहिए। 2017 का विधानसभा चुनाव होता है, हम चुनाव नहीं लड़े, 37 सीटों पर लड़े, वो माने नहीं रखता। हम तो अपना वजूद बनाने के लिए आए थे मैदान में, 37 सीटों पर आए थे, वो माने नहीं रखता। जमानत जब्त हुई थी, बिल्कुल हुई थी। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। और आज भी हम 100 सीटों पे लड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम 100 की 100 सीटें जीतेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह इतनी कसीर तादाद में जरूर जीतेंगे कि हमारे बगैर कोई सरकार भी नहीं बनेगी। तो मैं जो मैं बात अपनी कह रहा था, 17 में तो हम चुनाव नहीं लड़े, नहीं ना लड़े थे कि नहीं लड़े थे, 37 सीटों पे लड़े थे, वो भी पश्चिम में, पूर्वांचल की तरफ, या और पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में, और कहीं हम चुनाव नहीं लड़े, सिर्फ 37 सीटों पे लड़े। 19 में तो नहीं लड़े, एक भी सीटों पे। 19 में आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा गठबंधन हुआ जिसकी लोग उम्मीद भी नहीं लगाए थे। 17 में भी हुआ था, दोनों पप्पू और बबुआ की जोड़ी मिली थी, और यहाँ बुआ और बबुआ की जोड़ी मिली थी। तब तो मुसलमान ने एक तरफा यहाँ इस आजमगढ़ जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, इस सीट से अखिलेश यादव को भेजने का काम मुसलमानों ने किया, क्योंकि आपके भाई तो निरहुआ के साथ थे, आपके लोग तो निरहुआ के साथ थे, निरहुआ के साथ डांस कर रहे थे, निरहुआ के साथ वो रंगरेलियां मना रहे थे, और मुसलमानों ने आपको भेजने का काम किया। आपके पिताश्री यहाँ से लड़े 2014 में, तब भी मुसलमानों ने ही संभाला, क्योंकि सामने रमाकांत यादव थे प्रत्याशी, लेकिन आपके वोटर रमाकांत यादव को ज्यादा पसंद किए कि नहीं किए? मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया और दोनों बाप बेटे को, दोनों को असेंबली भेजने का, वो संसद भेजने का काम किया। तब तो आपने नहीं कहा कि हम बी टीम है, हम ए टीम है। आज अगर हम लड़ रहे हैं, वो लड़ने के पीछे वजह ये भी है कि आप खुद देखिए, आपका ताल्लुक भी आजमगढ़ जिले से है। आजमगढ़ जिले में हम लोगों ने जब से होश संभाला है, तब से ये माना कि हमारी कम से कम 3 सीटें रिजर्व होती थी, कहीं से भी मिले हमको 3 मिलती थी, हमसे मुराद मुसलमानों से 3 मिलती थी। आज हालात ये हैं कि 2 हैं, और 2 भी ऐसे हैं कि जो डूबती नाव पे सवार हैं। आप समझ सकते हैं मैं इशारा कहाँ कर रहा हूँ, डूबती नाव पे सवार हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप को, हमारी क़यादत को ख़त्म किया जा रहा है एक साजिश के तहत। आप गुड्डू जमाली साहब को बुलाते हैं, 70-75 दिनों तक आप आगे पीछे घुमाते हैं, सिर्फ मकसद तो आपका यही नज़र आ रहा है ना कि आप क़यादत को ख़त्म करना चाहते हैं। आप इसरार अहमद जैसे संघर्षशील आदमी को ख़त्म करना चाहते हैं। आप आदिल शेख जैसे विधायक को, जिसने अपने क्षेत्र में जितना काम किया शायद ही किसी विधायक ने किया हो। वहाँ का स्पीकर, जो मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे बड़ा जो पद होता है वो स्पीकर का होता है, वहाँ के थे विधायक, उतना काम नहीं किया होगा जितना आदिल शेख साहब ने किया। भाई जो काम अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए। और रहा सवाल, अब यही हम देख लीजिए, सदर में आप बैठे हैं, यहाँ 35 साल से एक शख्स बैठा हुआ है। अब मैं नहीं कुछ कहूँगा, आप टहल के देख लीजिए, कहीं आपको रोड, नालियाँ, ये सामने बिल्कुल कैमरा इधर करो भाई, कैमरा इधर करो, देख लो गंदगी। ये शिवली कॉलेज है, ये 100 साल इतिहास समेटे हुए कॉलेज है, यहाँ के हालात आप देख लीजिए। हम इन हालात पर अभी आएंगे, लेकिन कमर कमाल साहब उससे पहले एक सवाल, आपकी पार्टी पर एक आरोप ये लगता है कि टिकट जो मिल रहा है, अच्छा पहला सवाल, कितने का टिकट लिया है? देखिए मैं आपको बता टिकट कितने का लिया है, मैं आपको बता दूं, ना तो मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक, ना मैं ही किसी पॉलिटिकल रसूख घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मैं संघर्ष करके आज यहाँ मौजूद हूँ। मैं आजमगढ़ मुख्यालय से 10-12 किलोमीटर दूर एक गांव है फखरुद्दीनपुर, मैं वहाँ से निकल कर आया, और अल्लाह के फजलो करम से, लोगों की दुआओं मोहब्बत की बदौलत मैं इस अजीम अदारे का सदर तलबा यूनियन मुंतखब हुआ, और मैं संघर्ष करके ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं पिछड़ा जिला पंचायती चुनाव भी लड़ा और आज यहाँ हूँ। तो पैसे का सवाल, और हमारे यहाँ तो मुझसे तो नहीं हुआ, और अगर किसी से हुआ होगा, आरोप है भाई मुझसे तो नहीं हुआ, अगर मुझसे होता तो मैं कहता, जब मुझसे नहीं हुआ, मुझसे भी तो होना चाहिए था, क्योंकि मैं आजमगढ़ की सबसे मेन सीट से चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझसे भी तो मुतालबा होना चाहिए था। लेकिन जब मुझसे मुतालबा नहीं किया गया, तो इसका सीधा मतलब है कि ये सिर्फ आरोप है। अच्छा, आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है इस बारे में आईएम का आपके क्षेत्र में, आजमगढ़ में?
देखिए, ये हकीकत है कि सारे जो लोग हैं, ख़ास तौर से हमारी कम्युनिटी के लोग, वो समझ चुके हैं कि आज के वक्त में, आज के इस परिवेश में जो राजनीतिक परिवेश चल रहा है और जिस तरीके से मुस्लिम लीडरशिप क्यों ज़रूरी है, इसलिए लोगों का रुझान, लोगों की मोहब्बतें, लोगों की हमदर्दियाँ हमसे जुड़ रही हैं और लगातार अपार जन समर्थन मिल रहा है। नहीं तो आपको ये सोचना चाहिए कि इस सीट पे आज तक कभी किसी मुसलमान कैंडिडेट ने चुनाव लड़ना तो दूर सोचा भी नहीं था, लेकिन आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझको यहाँ से खड़ा किया और मैं मैदान में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मजबूती के साथ हूँ। इतनी मजबूती के साथ हूँ कि जो शख्स कभी गाड़ियों से नहीं उतरा होगा, जो गाड़ियों में खाक छानता फिर रहा है। कह रहे हैं कि जो पिछले विधायक हैं, 8 टर्म से विधायक हैं, कह रहे हैं उनके सामने आप धुआं हो जाएंगे। ये देखिए, मैं एकदम बिल्कुल साफ, मैं ईमान रखता हूँ अल्लाह पे और एकदम बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, व तो इज़्ज़ मन तशा व तो ज़िल्ल मन तशा। मैंने इसी बात में अपनी पूरे बात का मतलब जवाब दे दिया है और ये आने वाला वक्त बताएगा। ये 10 तारीख तय करेगी कि कौन उठेगा, कौन झुकेगा, कौन बढ़ेगा, कौन गिरेगा। ये 10 तारीख ही तय करेगा। आपके चुनाव प्रचार में लीडर साहब आएंगे या अच्छा उन्हीं के भरोसे आपने प्रचार भी छोड़ा है, वो आएंगे प्रचार करेंगे? देखिए, इसमें नो डाउट कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज के टाइम में हिंदुस्तान का फ्लोर लीडर है। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ जात पात धर्म बिरादरी देखी जाती है। अदरवाइज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के अंदर जो काबिलियत, जो क्वालिटी है, वो प्रधानमंत्री लायक की है। इसे आप इनकार मत करिए। ये अलग चीज़ है कि हालात इस तरीके के नहीं हैं, ना लोग होने देंगे कि हम वहाँ तक पहुँचें, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आएगा। हम तो ईमान रखते हैं कि एक दिन आएगा हमारा, इस हिंदुस्तान पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे हमारा राज होगा और जिसका वादा किया जा चुका है और इंशाल्लाह वो वक्त आना है, आएगा। अभी ये सवाल रह गया कि ओवैसी साहब आपके चुनाव प्रचार में आएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे। एक सवाल ये भी हो रहा है कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? नाम के लिए, पैसे के लिए या खिदमत के लिए? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं इस इदारे का तलबा यूनियन सदर रह चुका हूँ। अल्लाह ताला ने नाम में कोई कमी नहीं दी है। अल्लाह ताला ने पूरे ज़िले में जो शोहरत बख्शी है, वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कहीं ना कहीं आप भी ऐसा नहीं कि आज MIM का कैंडिडेट हो तभी जानते हो, उससे पहले भी आप मुझको जानते होंगे, नाम तो ज़रूर सुने होंगे। अलग बात है कि मुलाकात न हुई हो, ये अलग मैटर करता है, लेकिन नाम तो ज़रूर सुने होंगे। और दूसरी चीज़ ये देखिए, अब मैं असल मुद्दे की बात करता हूँ। चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? चूँकि हम लोग छात्र संघ से बिलोंग करते हैं और हमेशा से ये कोशिश रही है। मैं लगातार कई बार, हम लोग तालीमी बेदारी मुहिम से जुड़े हुए लोग हैं और कई NGOs के माध्यम से, कई संगठनों के माध्यम से हम लगातार कैंपेनिंग भी करते हैं। कोविड के से पहले मैं लगभग 41-42 गाँव को हम लोग पूरा डेटाबेस तैयार कर चुके थे, पूरा उनका स्ट्रक्चर तैयार कर चुके थे कैसे क्या करना है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोविड आ गया और सारी चीज़ें वो वहीं की वहीं रह गई। लेकिन इंशाल्लाह ये आफ्टर इलेक्शन उसको फिर से स्टार्ट करना है। मेन जो हमारा जो मसला है, हम आजमगढ़ जिस खित्ते में रहते हैं, हमारा इस खित्ते में जो हमारा इंटेलेक्चुअल जो परसेंटेज है, जो फीसदी है, जो टोटल आबादी की जो परसेंटेज है, वो मात्र 70%। ये बहुत सोचने का विषय है। आप भी नौजवान हैं, 21-22 साल, 25 साल, 23 साल आपकी उम्र होगी। आप आजमगढ़ ज़िले में हैं तो आप, अगर आपको आला तालीम हासिल करने आप सोचते हैं या चाहते हैं तो तुरंत आपके जहन में कहीं ना कहीं दिल्ली, कलकत्ता, अलीगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद ये नाम जहन में आता है। आखिर क्यों आता है? ये सवाल मेरा आपसे, क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे इस तरीके के कॉलेज नहीं, इस तरीके के कॉलेज नहीं है और इस तरीके के यहाँ कोई सिस्टम, इस तरीके की कोई सुविधा नहीं है जिससे हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो सकें। मैं सही कह रहा हूँ ना? मेरा मेन मकसद यही है कि हम तालीम के सिलसिले में कुछ काम कर सकें। अब जैसे 100 साल से ऊपर का ये कॉलेज, ये अदारा इतिहास समेटे है, आज भी वही है जहाँ पहले था। 1883 में जहाँ था आज भी वही है। 8 बार 9 बार लोग विधायक हुए या सांसद हुए, क्या आपने कभी इस पे गौर? आपको पता होना चाहिए कि 5 लाख रुपए इस पे दिया जा रहा था जब बजट पास हुआ था 2016 में, 2017 में चुनाव से पहले जो बजट पास हुआ तो उसमें 5 लाख रुपए दिए जा रहे थे। ये नहीं पता कि 5 लाख रुपए इतने बड़े अदारे को आप दे रहे हैं और
5 लाख के बजाय अगर आप इसको यूनिवर्सिटी बना देते, आप इसमें और जदीद तालीम जोड़ देते, बहुत सारे जो अब जुड़े हैं जैसे BCA है, BBA है, XYZ जो हालात दौर के हिसाब से लगातार कोर्सेज जो आए हैं वो आप जोड़ दिए होते। इस पे तो आपने काम नहीं किया। हमारे रोज़गार के कोई अच्छे संसाधन आपने नहीं मुहैया कराए। हमारी जो नस्लें थी, जो आज हमारे ज़िले के बहुत से लोग माइग्रेट कर गए, पलायन कर गए, सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद से कि हमारे बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल जो है वो अलीगढ़, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई में हो सकता है। हम वहाँ उनको रोज़गार भी बेहतर मुहैया करा सकते हैं, हम उनको वहाँ अच्छी तालीम व्यवस्था भी दे सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था भी दे सकते हैं। ये कड़वा सच है। तो इन सारे मुद्दों पे मुझको काम करना है। एक्चुअल में चुनाव लड़ने का मेन मकसद ये है। अच्छा, ठीक। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे, अपने आजमगढ़ सदर की जनता से? देखिए, आज के समय में हर कोई समझदार है, हर कोई देख रहा है। हम इन तमाम फर्जीवाड़ों लोग के चक्कर में हमारी नस्लें को तबाह किया जा चुका है। मैं जो बात कह रहा था मैंने देखिए छूट गई। हम जो 70% की बात कर रहे थे, आज आजमगढ़ में हम 70% हमारी तादाद है इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी में गिनती होती है। उन 70% लोगों में हम मात्र जानते हैं आपको कितना हमारा परसेंटेज है? यहाँ 32% सिर्फ मुस्लिम लोग हैं जो तालीम याफ्ता हैं। अब सोचिए आप, आपके हालात कैसे बदलेंगे अगर आप देखिए सारे रास्ते तालीम से होकर गुजरते हैं। आज अगर मैं यहाँ हूँ तो इसमें सबसे अहम किरदार तालीम का है, शिक्षा का है। मैं यहाँ से लॉ ग्रेजुएट हूँ शिबली कॉलेज से, और अब की बार LLM भी कर रहा हूँ। अभी भी स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ। मेरी 26-27 साल उम्र है, अभी मैं स्टूडेंट हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उम्र का हूँ या बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हो गया या इस तरीके। अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ और ये पैगाम देना चाहता हूँ, चुनाव हारना जीतना ये मायने नहीं रखता। आपकी तालीम आपकी मायने रखती है, आपकी तरबियत आपको मायने रखती है। ये बस आप छाप छोड़ना है आपको, अपनी शिबली की जो पहचान है वो छोड़ना है आपको। आपके बगल के ज़िले में आप बनारस में चले जाइए, आपको वहाँ का परसेंटेज जो आपको मिलेगा वो 83% मिलेगा। बनारस में 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, आप नेट गूगल कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 50 अलग अलग कॉलेज हैं आपके बगल में। जौनपुर की जो वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी है हमारे सामने पैदा हुई, आज देख लीजिए वहाँ की हालत। वहाँ के कॉलेज की हालत देख लीजिए आप, क्या हालत है। बगल में आप गोरखपुर देख लीजिए, वहाँ यूनिवर्सिटी है। आप आजमगढ़ जो तालीम का एक हमेशा से केंद्र रहा है, दीन और दुनिया दोनों के इल्म तालीम के सिलसिले में आजमगढ़ का कोई सानी नहीं था। एक वक्त था जब अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह अल-काहिरा में एक सम्मेलन था, वहाँ अपनी किताब अल फारूक का जब अरबी ज़बान में तर्जमा कर रहे थे तो उस वक्त अरब के तमाम जितने भी मौर्रिखीन थे सब हैरत में थे कि हिंदुस्तान में भी और आजमगढ़ में भी ऐसी मुस्तनद शख्सियत मौजूद है। अब सोचिए, ये 1875, 76, 77 के दौरान की बात है। उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ। उस वक्त हम तालीम के मामले में कितना आगे थे और आज कहाँ हैं। आज देखिए हम कहाँ हैं। आज़ादी के दौरान हम नौकरियों में लगभग 30% थे, आपको भी पता होगा, डेटा निकाल लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। और आज हम 0.2% हैं। जब हमको बेहतर सुविधा नहीं मिलेगी, जब हमको बेहतर रास्ते नहीं मिलेंगे तो हमारी कौम तरक्की कहाँ से करेगी। हमारी कौम को तरक्की के लिए आला तालीमी निज़ाम चाहिए। हमारी कौम को तरक्की, देखिए और एक चीज़ और है, आप ये बिल्कुल इस बात से इनकार मत करिए कि तालीम हो या समाज हो या पूरी कम्युनिटी हो, उसका जो दायरा है ना वो कहीं ना कहीं सियासत से जुड़ा रहता है। बिल्कुल, आप मानिए इस चीज़ को। आप इससे बिल्कुल मत इनकार करिए कि जो आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप सियासत से भाग रहे हैं तो सियासत भी आपसे भाग रही है। आप सियासत से लाख भागिए, लेकिन सियासत आपसे नहीं भाग सकती। सारे रास्ते वहीं से होकर गुजरेंगे, ये आपका सेंटर है। तो सियासत में जागरूकता लाई जाए, बेदारी लाई जाए और अपने हक की बात की जाए। आज अपने हक की बात की जाए। आप खुद देख लीजिए, काफ़ी लंबा भी हो रहा है और समय भी वो है, लेकिन
भाई देखिए पैगाम हाँ, लोगों पहुंचाना तक है पहुंचना चाहिए, मकसद क्या है। हम्म, आज हालात ये हैं कि हम उत्तर प्रदेश में, इस सूबे में हमारी जो आबादी है वो एक बहुसंख्यक के लगभग करीब है, 22% करीब है। तो उस हिसाब से हम बहुसंख्यक को अपने आप में जोड़ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मध्य मुकाबिल, कांग्रेस पार्टी के मध्य मुकाबिल हम अपने आप को, अब वो योगी जी वाला 80-20 कहेंगे तो फिर वो भी जवाब देते रहे कि हाथरस का कांड 80 में था कि 20 में था, लखीमपुर खीरी का कांड 80 में था कि 20 में था, मनीष गुप्ता का कांड 80 में था कि 20 में था। जवाब दें हमको। और उन लोगों की क्या बात की जाए जिनको ये भी नहीं, जिनको इतना इल्म है कि 12वीं के बाद इंटर होता है, तो मैं भी चलूँ कर लूँ भाई। आखिर ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी, ऐसा कौन सा कॉलेज है जहाँ 12वीं के बाद इंटर होता है, मैं भी कर लूँ भाई। मुझको भी लैपटॉप मिल जाए, मुझको भी टैबलेट मिल जाए। तो ऐसे लोगों की, देश के गद्दारों की क्या बात की जाए। ये टकले और वो क्या बोलते हैं उसको, एक बाबा कहने में भी शर्म आती है। ऐसे ऐसे लोगों की क्या बात की जाए। उनके अगर उनके लिए अगर कोई बात की जाए तो ये समझ लीजिए कि हम अपनी ज़बान को गुनाहगार कर रहे हैं। ऐसे शयातीनों का मैं नाम नहीं लेता, न कभी जिक्र करता हूँ, वो उस लायक भी नहीं है। जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं कि नफ़रत, तो सामने से जवाब आता है कि आप तो नफ़रत के भी काबिल नहीं। तो ये लोग उनमें से हैं। तो ऐसे लोगों की मैं बात नहीं करता। और अभी आए ना, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि आजमगढ़ आएँ, खुद उनको समझ में आ जाएगा। जो पुलिस की जितनी भी लाठियाँ हमने CNRC में हम लोगों ने खाई है, उसका बदला लिया जाएगा। और धमकी दे रहे हैं, आप जो समझिए, मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं। नहीं, धमकी नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने अल्फाज कह रहा हूँ। अच्छा। मैं मैं अपने दिल के दर्द कह रहा हूँ। जैसे वो है ना कि एक दिल ही नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठूं। ये एक एक जो मेरी बदन का एक एक वो रेजा है ना, उससे आवाज़ आ रही है। मैं नहीं भूल सकता इलाहाबाद में हमारे भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज की गई रोजगार के नाम पर। मैं नहीं भूल सकता कि कोविड के दौरान हमारे भाई पैदल चल कर आ रहे थे, पाँव में छाले पड़ रहे थे, लोग ट्रेनों पे कट के मर गए, भूख के प्यासे मर गए, कोई पूछने वाला नहीं। आप जवाब दीजिए। हमने आपको अपना रहबर बनाया है, आपको रहनुमा बनाया है। आप लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? इलेक्शन के वक्त आपको हिंदू नज़र आता है, इलेक्शन के वक्त आपको मुसलमान नज़र आता है, इलेक्शन के वक्त आपको जनता नज़र आती है, और 5 साल आप नज़र नहीं आते। यही कोविड के दौर में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने किसी खास अपने को न खोया हो। आप बता दीजिए कि आपने किसी अपने को न खोया हो। जो सेकेंड वेव गुजरा है, उसमें आपने किसी अपने को न गुजरा हो। सबका गुजरा है। आँख से आंसू सबके रवा हो जाते थे जब ऑक्सीजन की चारों तरफ चीख पुकार चल रही थी। अब हम लोग भागते दौड़ते अरेंज करते परेशान हो गए थे। इतना वो हो गए थे कि जैसे लग रहा था कि खुद अब ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये हालात हो गए थे। क़यामत का मंजर किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन तस्वुर कर सकते थे कि शायद वही मंजर हो। ये हालात थे, तो उस वक्त तो नज़र नहीं आते। तो ऐसे लोग आए, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। योगी अजय सिंह बिष्ट का, योगी मैं नहीं कहता उसको, इसकी वो मैंने आपसे पहले ही कहा कि धार्मिक व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, बुद्ध हो, जैन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म को मानने वाला इस तरीके का व्यक्ति नहीं हो सकता जिस तरीके की इनकी भाषा है। आज ये हर जगह बुलडोज़र चलवाते हैं, तो चलवाएं ना। लखीमपुर खीरी में क्या हो गया, मनीष गुप्ता के यहाँ क्या हो गया, हमारे भाई जो कानपुर में पुलिस कस्टडी में जिनकी मौत हुई थी, उन पुलिस वालों के ऊपर बुलडोज़र क्यों नहीं चला। या समाज में जो हमारी बेटियों और बहनों के साथ जो अत्याचार होता है, जो उनके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी घटना की जाती है, उस वक्त आपका बुलडोज़र कहाँ रहता है? अब उस वक्त तो बुलडोज़र नज़र नहीं आता। हाँ, आप अपनी पॉलिटिकल खुन्नस निकालने के लिए, राजनीतिक द्वेष को मिटाने के लिए आप इस तरीके का हथकंडा अपनाते हैं, तो अपनाइए। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आइए, हम आपके ऊपर बुलडोज़र नहीं, पूरा मैं लाइव हूँ, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि बुलडोज़र नहीं, आपको एहसास हो जाएगा कि आपके ऊपर क्या क्या चलने वाला है। मैं तो कहता हूँ, चैलेंज कहता हूँ कि आप आए थे 2008 में ना एक बार, इसी तकिया के रास्ते से गुजरे थे ना, अब आप में हिम्मत है तो आप गुजर के दिखाइए। आपको एहसास हो जाएगा कि वो आजमगढ़ है जो अच्छों की छक्के छुड़ा देता है। और 6 नंबर पे मेरा पतंग का निशान भी है, और इंशाल्लाह अच्छों का आपकी छक्का भी छुड़ाऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैफी साहब, आपने अपना वक्त दिया।
ये थे कमर कमाल साहब, जो कि AIMIM से प्रत्याशी हैं सदर आजमगढ़ की सीट से, और इन्होंने काफ़ी वादे भी किए हैं और काफ़ी इन्होंने ये कहा है कि इस बार जनता जो है, जो आजमगढ़ की जनता है, वो समझ चुकी है और वो इस बार एक परिवर्तन के रूप में AIMIM को देख रही है। लेकिन इन वादों पर और इन जो इन्होंने भरोसा जताया है, आखिर जनता इन पर कितना भरोसा जताती है, ये आने वाली 10 मार्च को इसका फैसला होगा। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।